देखो इसकी पहले जनरल थ्योरी, मीनिंग क्या है इंटरफेरेंस का वैसे? इंटरफेरेंस ऑफ वेव मतलब कि दो वेव का साइमल्टेनियसली मिक्स होना, है ना, मिक्सिंग ऑफ टू वेव्स। तो इसको सपोज दैट कि जो हमारी इक्वेशन है फर्स्ट वेव की, इक्वेशन ऑफ द फर्स्ट वेव, उसको रिप्रेजेंट करें y1 इक्वल टू सम एम्पलीट्यूड a साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स। ये इक्वेशन, इस इक्वेशन से फेमिलियर हो आप? ये वेव की इक्वेशन बोलते हैं इसको। और एक दूसरी वेव की इक्वेशन मान लेते हैं, इक्वेशन फॉर अनदर वेव टू, उसको y2 मान लो और उसको लिखो a साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स एंड प्लस सम एंगल फाई। इस फाई को कहते हैं यहाँ पर दोनों वेव के बीच का फेज डिफरेंस। ओके, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, फेज डिफरेंस समझना। तो इंटरफेरेंस का मतलब ये हुआ कि ये दोनों वेव किसी पॉइंट पर साइमल्टेनियसली अगर आएंगे तो रिजल्टेंट वेव कैसी बनेगी, और उसके लिए सुपरपोजिशन थ्योरम कही गई है कि अगर इंडिविजुअल वेव की इक्वेशन y1 y2 दी गई है तो इन दोनों के कंबाइंड होने से जो रिजल्टेंट वेव आएगी जिसको कंबाइंड वेव कह सकते हो। उसकी इक्वेशन के लिए एक सिंपल सा रूल है यार, कि अगर आपको दो अलग अलग वेव की इक्वेशन दी गई हो तो कंबाइंड या रिजल्टेंट वेव की इक्वेशन निकालने के लिए दोनों इक्वेशंस को जस्ट ऐड कर दें आप, जस्ट फॉर y1 प्लस y2। ये हो जाएगा इक्वेशन फॉर y, इक्वेशन फॉर दिस कंबाइंड वेव। इसी को बोलते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। तो y1 प्लस y2 कर दीजिए, आपको रिजल्टेंट वेव की इक्वेशन मिल जाएगी। इसको करके देखें क्या आएगा। y1 प्लस y2 अगर यहाँ से करते हैं ना मैथमेटिकली, y1 प्लस y2 अगर करें तो सीधा सा है, देखिए मैथमेटिकली जब आप इसको करोगे तो क्या रिजल्ट बनेगा। देखो दोनों इक्वेशन जब ऐड करोगे, ट्रिग्नोमेट्री का वो वाला फॉर्मूला लगाइए। ट्रिग्नोमेट्री में साइन सी प्लस साइन डी करके होता है ना कुछ, टू साइन सी प्लस डी बाई टू और कॉस सी माइनस डी बाई टू करके, वो वाला फॉर्मूला लगाओ यहाँ पर। टू साइन सी प्लस डी बाई टू एंड कॉस ऑफ सी माइनस डी बाई टू। इसी तरीके से अगर इसको करें तो y1 प्लस y2 में से ए कॉमन ले लेते, बाकी का जो टर्म बचा वो साइन सी प्लस साइन डी और ये वाला फॉर्मूला यूज कर ले। तो एक बार कंफर्म करना क्या बनेगा। ये कुछ ऐसा बनेगा क्या, ये 2a इंटू कॉस ऑफ 5/2 एंड देन साइन साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स एंड प्लस 5/2। एक बार अपने अपने लेवल पे चेक करो, यस सर। ये बनेगा। ओके, ना इसमें वेरिएबल क्वांटिटीज क्या क्या है हमारे पास, मतलब जो चीजें वेरी कर सकती हैं इसमें। तो टी इज द टाइम, जो ऑब्वियसली एक वेरिएबल क्वांटिटी रहेगी, टाइम लगातार चेंज होगा। और एक्स का मतलब हो गया पोजीशन ऑफ पार्टिकल। कहने का मतलब ये है कि y कंबाइंड की अगर आपसे पूछी जाए कि y कंबाइंड की मैक्सिमम में वैल्यू क्या बनेगी, कि जो y कंबाइंड है इसकी मैक्सिमम में वैल्यू, यहाँ पर t लगातार चेंज हो रहा होगा, टाइम जब चेंज हो रहा होगा, x जब चेंज हो रहा होगा, मतलब ये दोनों चीजें बदल रही होगी,
इन दोनों के बदलने के बावजूद भी साइन वाला फंक्शन मैक्सिमम +1 तक जा सकता है। मतलब ये जो cos 5/2 के आगे वाला फैक्टर देख रहे हो, ये पूरा फैक्टर, ये एक वेरिएबल फैक्टर है, बट ये वेरिएबल भी आपका मैक्सिमम +1 हो सकता है। और जब ये वेरिएबल मैक्सिमम +1 होगा तो आप कह सकते हो कि y की मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी, यानी y मैक्सिमम कैन बी 2a इंटू कॉस ऑफ 5/2। और वेव के लैंग्वेज में y के मैक्सिमम वैल्यू को कुछ कहा जाता है, तो y इज द डिस्प्लेसमेंट। तो वेव या ऑसिलेशन में जब डिस्प्लेसमेंट की मैक्सिमम वैल्यू निकाल रहे होते हैं हम लोग, तो इसको भी कुछ नाम देते हैं। क्या बोलते हो आप ऑसिलेटरी मोशन में अगर कोई पार्टिकल का मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट देख रहे हो आप? नहीं, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट का फिजिकली नाम क्या पड़ता है, उसका क्या नाम देते हैं उसको ऑसिलेशन में? एम्पलीट्यूड। तो वाई मैक्सिमम इज 2a cos 5/2, तो वाई मैक्सिमम को फिजिकली आप क्या बोलोगे? ये एम्पलीट्यूड है। किसका? ये किसका एम्पलीट्यूड है? कंबाइंड वेव का। मतलब वाई मैक्सिमम 2a cos 5/2, इसको आप कहोगे दिस इज द एम्पलीट्यूड ऑफ कंबाइंड वेव। ये बताना, वेव 1 का एम्पलीट्यूड क्या बोलोगे? एम्पलीट्यूड मतलब सिंपली मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वाई। तो y1 की मैक्सिमम वैल्यू क्या बोलोगे? ए। तो ए इज एम्पलीट्यूड ऑफ वेव 1। वेव 2 का एम्पलीट्यूड वो भी ए है। दोनों जब कंबाइंड हुए तो जो नया एम्पलीट्यूड हुआ, यानी कंबाइंड वेव की एम्पलीट्यूड, उसको लिखा जाएगा 2a इंटू कॉस 5/2। यानी कि कंबाइंड वेव का एम्पलीट्यूड किस क्वांटिटी का फंक्शन हुआ यहाँ पर? कंबाइंड वेव का एम्पलीट्यूड देखा जाए तो ये किन चीजों पर डिपेंड कर रहा है? एक तो कैपिटल ए पर, मतलब कि जो इंडिविजुअल वेव है उनमें कितना एम्पलीट्यूड है वो भी आंसर में आ रहा है। साथ में इस पर भी डिपेंड कर रहा है कि जो इंडिविजुअल वेव है उन दोनों वेव की इक्वेशंस में फेज डिफरेंस की क्या वैल्यू है। मतलब कि रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कह दो या फिर कंबाइंड एम्पलीट्यूड कह दीजिए, वो इंटरफेयर करने वाली वेव के एम्पलीट्यूड पर, इंटरफेयर करने वाली जो वेव है उनका क्या एम्पलीट्यूड है, और उन दोनों के बीच में क्या फेज डिफरेंस है, इन दोनों पे डिपेंडेंट क्वांटिटी है 2a इंटू कॉस 5/2। ठीक है, यहाँ तक ये प्योर मैथ है, इसमें आराम से समझ सकते हो ना। इसके बाद क्वेश्चन ये पूछते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। पॉइंट लिखो आप, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। किसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस? दो वेव के इंटरफेरेंस को कंस्ट्रक्टिव बोला जाता है। इसका फिजिकली क्या मतलब हो रहा है? हाँ, कि ये जो एम्पलीट्यूड है इसकी हाईएस्ट वैल्यू आ जाए। मतलब ये जो एम्पलीट्यूड है 2a cos 5/2, तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस आप तब कहोगे जब ये चीज भी मैक्सिमाइज हो जाए विथ रिस्पेक्ट टू द वेरिएबल फाई। विथ रिस्पेक्ट टू वेरिएबल फाई ये क्वांटिटी मैक्सिमाइज है। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या बन सकती है? अगर हम फाई को एक वेरिएबल क्वांटिटी मान लें, सपोज दैट फाई इज अ वेरिएबल क्वांटिटी, तो अगर हम फाई को वेरी करेंगे तो ये पूरी क्वांटिटी वेरिएबल क्वांटिटी बन जाएगी। मैक्सिमम कितनी हो सकती है ये? 2a। तो जिस समय ये मैक्सिमम वैल्यू 2a आएगी उस टाइम पे इंटरफेरेंस को आप क्या कहोगे? कंस्ट्रक्टिव। बट वो 2a कब आएगा? ये पूरी वैल्यू 2a के बराबर कब आएगी? जब हमारा जब हमारा cos 5/2 की वैल्यू 1 आ रही है। समझ पाए इसे? तो पहले तो आप कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस लिखो। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का मतलब हाईएस्ट पॉसिबल एम्पलीट्यूड। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मींस हाईएस्ट पॉसिबल एम्पलीट्यूड। कंडीशन क्या है इसकी? कंडीशन मतलब मैथमेटिकली क्या कंडीशन बनेगी? तो ये आएगा आपका cos 5/2 की वैल्यू, cos 5/2 शुड बी 1 या फिर -1।
क्योंकि मैक्सिमम में हम नेगेटिव वैल्यू भी लेंगे। तो या तो cos फाइव बाई टू की वैल्यू +1 आ जाए या फिर cos फाइव बाई टू की वैल्यू -1। अब ट्रिग्नोमेट्री में इसके लिए फाई कितना होना चाहिए? cos फाइव बाई टू अगर हम +1 चाहते हैं या फिर -1 चाहते हैं तो फाई कितना होना चाहिए? तो फाई 0 डिग्री, उस केस में ये cos 0 होके 1 हो जाएगा। 180 डिग्री नहीं होगा, क्योंकि अगर आप यहाँ 180 पुट कर दोगे तो 180 अपॉन 2 90 डिग्री बन जाएगा, एंड cos 90 डिग्री वैल्यू 0 हो जाएगी। 360 डिग्री यानी कि 2 पाई, 360 अपॉन 2 180 हो जाएगा, cos 180 -1 हो जाएगा, तो ये -2a आ जाएगा। मतलब या तो +2a आए या फिर -2a आए। इसकी अगली वैल्यू क्या बनेगी? 4 पाई, नेक्स्ट वैल्यू 6 पाई, इस तरीके से। तो ये कहते हैं कि ये वो फेज डिफरेंसेस हैं जिनमें इंटरफेरेंस कंस्ट्रक्टिव होगा। फेज डिफरेंसेस फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस सेकंड कैटेगरी बोलते हैं इसमें आप। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जिसमें रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड लोएस्ट वैल्यू पर हो। डिस्ट्रक्टिव यानी कि रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड की लो से लोएस्ट वैल्यू। और इधर से लोएस्ट वैल्यू मतलब 0 आ जाए। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का मतलब ये एम्पलीट्यूड 0 आ जाए। तो अब बताइए फाई की वैल्यू, अब जो आप बोल रहे थे कि इस पूरी वैल्यू को अगर आप 0 करना चाहते हो, मतलब ये टोटल वैल्यू 0 आनी चाहिए, तो उसके लिए यहाँ पर कॉस वाली वैल्यू भी 0 आ जाए। तो पहली वैल्यू फाई की जो बनेगी वो बनेगी 180 डिग्री। नाउ फाई इक्वल्स टू 180 डिग्री यानी कि फाई। इसी तरीके से और चेक करेंगे तो 3 पाई एंड 5 पाई एंड सो ऑन। ये फाई यानी फेज डिफरेंस की वो वैल्यूज हैं जहां पर रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड 0 आ जाएगा, और इसको कहा जाएगा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अब बस ये ध्यान रखना होगा तो देखो इस पूरे चैप्टर में, अब आगे आके बहुत इजी है ये। पहले तो ये ध्यान रखेंगे कि कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए फेज डिफरेंस की क्या वैल्यूज चाहिए। मतलब ये बिल्कुल याद होने, ये बिल्कुल याद करना है मेरे को कि कौन से फेज डिफरेंस पर कंस्ट्रक्टिव होना चाहिए और कौन से फेज डिफरेंस पर डिस्ट्रक्टिव, ये याद करो। उसके अलावा आपको ये भी पता होना चाहिए कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का मतलब क्या है और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का क्या मतलब है। मतलब ये तो हो गया कि अगर ये या फिर ये इस तरीके से फेज डिफरेंस की वैल्यू बनेगी तो इंटरफेरेंस को कंस्ट्रक्टिव कहा जाएगा। इस तरीके के फेज डिफरेंसेस आएंगे तो हम उसे डिस्ट्रक्टिव कहेंगे। जिसका मतलब कि अगर इंटरफेरेंस कंस्ट्रक्टिव हुआ है तो कंबाइंड वेव का एम्पलीट्यूड 2a बनेगा, और अगर इंटरफेरेंस डिस्ट्रक्टिव हुआ है तो इसका मतलब कंबाइंड वेव का एम्पलीट्यूड 0 बनेगा। ये दो बातें याद रहेगी। आगे बढ़ो। ये तो हो गया मैथमेटिकल एनालिसिस। नाउ फेज डिफरेंस एक्चुअल में है क्या चीज, वो समझो आप पहले। मतलब है फेज डिफरेंस बोलते किस चीज को आप, पहले फेज किसको कहते हैं वो बताएं, फेज डिफरेंस क्या होता है उसको बताएं। मतलब मैथमेटिकली फेज और फेज डिफरेंस हम लोग कई बार वेव में यूज करते हैं, बट फेज एक्चुअल में है क्या चीज बताएंगे, फेज क्या है। जैसे हम बोलते हैं ना कि एसएचएम में ये फेज है, ये फेज डिफरेंस है, तो एक्चुअली फेज वर्ड मतलब होता क्या है। सर वो इनिशियली मतलब क्या सिचुएशन है, हाँ, कितने एंगल पे। न्यूमेरिकल सेंस में बस समझो आप। न्यूमेरिकल सेंस में तो उसको बड़ा सीधा बता रहे, देखिए फेज ऑफ ऑसिलेशन, आपको न्यूमेरिकल सेंस में इसको समझा दे रहे हैं। फेज ऑफ ऑसिलेशन को आप न्यूमेरिकली ऐसे समझिए, इक्विवेलेंट एंगल, इक्विवेलेंट एंगल फॉर अ गिवन नंबर ऑफ ऑसिलेशंस, इक्विवेलेंट एंगल फॉर अ गिवन नंबर ऑफ ऑसिलेशंस। देखिए
अनबिलीव करोगे, ये 5 मुश्किल से 5-7 मिनट का पार्ट है। अगर ये समझ जाओगे तो इंटरफेरेंस या डिफ्रैक्शन में कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। जैसे देखो आप ट्रिग्नोमेट्री एक तरफ कंसिडर करो भाई, एक तरफ आप ट्रिग्नोमेट्री कंसिडर करिए और एक तरफ हम एसएचएम कंसिडर कर लेते हैं। मतलब बेसिकली एक तरफ फिजिक्स और एक तरफ मैथ। ट्रिग्नोमेट्री में साइन का फंक्शन अपना एक कंप्लीट पीरियड, मतलब अगर आप साइन का ग्राफ प्लॉट करें या कॉस का ग्राफ ले, तो साइन फंक्शन को अगर आप प्लॉट करते हो तो वो कितने एंगल पर अपना पूरा एक साइकिल कंप्लीट करता है, 2 पाई पर। तो 2 पाई एंगल के बाद साइन वाला फंक्शन अपना एक साइकिल कंप्लीट करता है। और एसएचएम में आप पेंडुलम का एग्जांपल ले ले, चाहे स्प्रिंग ब्लॉक का एग्जांपल ले लो, पेंडुलम या फिर स्प्रिंग ब्लॉक। तो हमारा एक ऑसिलेशन कितने टाइम में कंप्लीट होता है? तो 1 ऑसिलेशन टेक्स अ टाइम ऑफ कैपिटल टी, जिसको टाइम पीरियड बोलते हो आप, जो कि 2 पाई डिवाइडेड बाय ओमेगा नहीं बोलते एसएचएम में, टाइम पीरियड इज 2 पाई बाय ओमेगा। एक ऑसिलेशन जो इट टेक्स अ टाइम ऑफ 2 पाई डिवाइडेड बाय ओमेगा। मतलब हम क्या कहना चाह रहे हैं, एक ऑसिलेशन, 1 ऑसिलेशन is equivalent to 2 pi angle in trigonometry। तो यहाँ पर साइन फंक्शन ने अपना एक साइकिल कंप्लीट किया है और एसएचएम ने अपना एक ऑसिलेशन कंप्लीट किया है। तो इन दोनों की इक्विवेलेंसी बनाई जाती है कि एक ऑसिलेशन ट्रिग्नोमेट्री के 2 पाई एंगल के बराबर है, और इसीलिए कहते हैं कि एक ऑसिलेशन का जो फेज बनेगा उसको 2 पाई, इसी इक्विवेलेंट एंगल को फेज बोल रहे हो। मतलब 1 ऑसिलेशन मतलब फेज ऑफ 2 पाई, एक ऑसिलेशन मतलब कि फेज ऑफ 2 पाई बोल देंगे इसको, वो भी लिख दे रहे हैं यहाँ पर। 1 ऑसिलेशन मींस फेज ऑफ 2 पाई। तो अगर मान लो कोई कहे कि आपके एसएचएम ने 5 ऑसिलेशंस कंप्लीट कर दिए, 5 ऑसिलेशंस कंप्लीटेड, तो हम उसको ये कहेंगे, अगर एक एसएचएम हो रहा, ऑसिलेशन हो रहा, तो 5 ऑसिलेशन पूरे हो गए, तो इसको हम ये कहेंगे 10 पाई फेज इक्विवेलेंट टू, इट इज इक्विवेलेंट टू 10 पाई फेज। मतलब ऐसे लिख सकते हो, इट इज इक्विवेलेंट टू अ फेज ऑफ 10 पाई। कुल मिलाकर के आप बस नंबर ऑफ ऑसिलेशन के इक्विवेलेंट ट्रिग्नोमेट्री का एंगल निकाल दो बस, और कन्वर्जन फैक्टर ये है, एक ऑसिलेशन 2 पाई एंगल के इक्विवेलेंट है। तो जितने भी ऑसिलेशन हमारे कंप्लीट होंगे उतने ऑसिलेशन के इक्विवेलेंट ट्रिग्नोमेट्री में कितने एंगल बन रहे होंगे, उस एंगल को एसएचएम की फेज कहा जाता है। 10 पाई को बोलोगे फेज ऑफ एसएचएम, फेज ऑफ ऑसिलेशन। सिंपल है ये चीज। पहले इसको बनाइए, फिर फेज डिफरेंस समझाते हैं कि फेज डिफरेंस क्या है। फेज मैथमेटिकल टर्म है, ट्रिग्नोमेट्री का टर्म है। ऑसिलेशन हमारे फिजिक्स का टर्म है। दोनों के बीच में एक इक्विवेलेंसी बनाई जाती है। एक्चुअली हम ये कहते नहीं कि मैथ जो है वो फिजिक्स की लैंग्वेज है, तो फिजिक्स में कोई चीज हो रही है, अब उसका लैंग्वेज हमने मैथ रखा है। तो हमारा एक ऑसिलेशन हुआ, अभी से एक ऑसिलेशन को हम मैथमेटिकली किस तरीके से लोगों को समझाएं, तो हमने ये कह दिया एक ऑसिलेशन का मतलब 2 पाई एंगल। 2 पाई को हमने फेज बोल दिया। इसके बाद चाहोगे तो अपने आप सब कर सकते हो, पूरे चैप्टर में अपने आप कोई बड़ी डेरिवेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर इस रास्ते से जाएंगे तो, नहीं तो फिर अगर बुक वाले मेथड से जाते हो तो लंबा थोड़ा वो कंफ्यूजन है। तो ये समझ लो आप, एक ऑसिलेशन का मतलब हुआ फेज ऑफ 2 पाई।
ये बात समझनी पड़ेगी। अब जरा देखिए फेज डिफरेंस किसको बोलते हैं। फेज डिफरेंस क्यों आता है, दो वेव के बीच में फेज डिफरेंस क्यों आते हैं, ये समझ में आया आपको। अब आइए फेज डिफरेंस। मतलब व्हाट क्रिएट्स अ फेज डिफरेंस, ये समझे पहले। थ्योरी में तो हमने बता दिया कि दो वेव में फेज डिफरेंस इतना होगा, तो कंस्ट्रक्टिव आपको रूट पे जाना चाहिए ना कि एक्चुअली फेज डिफरेंस आता ही क्यों है। समझ रहे हो आप? तो इसको ऐसे समझो, आप मान लें S1 को आप सोर्स 1 कह दें, जो थोड़ी देर बाद यंग्स एक्सपेरिमेंट का स्लिट 1 बन जाएगा। और हम एक दूसरा सोर्स लेते हैं यहाँ पर S2। दो अलग अलग सोर्सेस है, यहाँ से भी वेव एमिट हो रही है और यहाँ से भी वेव एमिट हो रही है। S2 से वेव एमिटेड एट अ फ्रीक्वेंसी f, और S1 से भी वेव एमिट हो रही है एट अ फ्रीक्वेंसी ऑफ f। मतलब दोनों सेम फ्रीक्वेंसी की वेव बाहर निकल रही है दोनों सोर्सेस। और कोई एक पॉइंट P आप लो, पॉइंट P मतलब ये हमारा ऑब्जर्वेशनल पॉइंट है, ऑब्जर्वेशन पॉइंट। S1 से कोई एक वेव पॉइंट P तक ट्रेवल करके आई होगी, मतलब कोई एक वेव है जो S1 से पॉइंट P तक गई, एंड बाय ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ x1, यहाँ से x1 डिस्टेंस ट्रेवल करके पॉइंट P तक गई। और S2 से भी कोई एक वेव आई, और ये वेव S2 से पॉइंट P तक जाने में इसने x2 डिस्टेंस कवर कर लिया। तो आप ये बताओ, अगर x1 डिस्टेंस हमारी कोई एक वेव ट्रेवल करेगी, और ये मान लेते हैं कि वेव की स्पीड v है, तो कितना टाइम लगा होगा वेव को S1 से पॉइंट P तक जाने में। अगर S1 से पॉइंट P का डिस्टेंस x1 हो और वेव के ट्रेवल करने की स्पीड v है, डिस्टेंस x1 और वेव स्पीड v, तो टाइम क्या लिया होगा, टाइम टेकन बाय द वेव फ्रॉम S1 टू पॉइंट P, x1 बाय, कह सकते हो कि x1 अपॉन v, ये वो टाइम होगा जो वेव लेगी। और इतने टाइम पीरियड में, इतने टाइम इंटरवल में कितने ऑसिलेशंस हो जाएंगे इसके। भाई एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने का जो टाइम रहता है, एक ऑसिलेशन को कंप्लीट करने का टाइम कैपिटल T टाइम पीरियड है, तो इतने टाइम में कितने ऑसिलेशंस कंप्लीट होंगे, कैसे निकालेंगे। अगर कैपिटल T टाइम पीरियड मान लिया जाए, तो ये आपका वो टाइम है जो वेव ने S1 से पॉइंट P तक जाने में लिया है। S1 से पॉइंट P तक जाने में वेव को इतना समय लगा, और कैपिटल T टाइम के अंदर एक ऑसिलेशन पूरा हो जाता है। तो इस इतने टाइम में कितने बार ऑसिलेट किया होगा उसने, दिस डिवाइडेड बाय, इसको डिवाइड कर दें कैपिटल T से, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस आ गए। और इस नंबर ऑफ ऑसिलेशन के इक्विवेलेंट, इस नंबर ऑफ ऑसिलेशन के इक्विवेलेंट ट्रिग्नोमेट्री में जो एंगल बनेगा, उसके लिए इसको मल्टीप्लाई कर दें 2 पाई से। ना ये क्वांटिटी आप कहोगे फेज ऑफ वेव 1, इसी को भी डिस्कस कर रहे थे। सिमिलरली फेज ऑफ वेव 2 निकालेंगे कि वेव 2 का फेज क्या रहा। तो वेव 2 को यहां से लेकर के और पॉइंट P तक ट्रेवल करने में x2 डिस्टेंस ट्रेवल करना है, तो x2 डिवाइडेड बाय, मान लेते हैं कि ये वेव भी उसी स्पीड पर जा रही होगी, मतलब जो मीडियम यहाँ पर है वही मीडियम यहाँ पर है, जिस वजह से जो वेव की स्पीड यहाँ है वही वेव की स्पीड यहाँ भी। तो x2 अपॉन v, ये हुआ ट्रेवलिंग टाइम बाय द सेकंड वेव, उसके नंबर ऑफ ऑसिलेशन कैलकुलेट करने मुझे, तो डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड, और उतने नंबर ऑफ ऑसिलेशन के इक्विवेलेंट 2 पाई से मल्टीप्लाई करके फेज कैलकुलेट कर दो। तो ऑब्वियसली दोनों के फेज सेम तो नहीं आ रहे, इसीलिए दोनों में क्या बन रहा हमारा, फेज डिफरेंस क्या बना वो, अगर पूछा जाए कि फेज डिफरेंस की वैल्यू,
तो नाउ फेज डिफरेंस फाई इसको बोल रहे थे आप, इन दोनों का डिफरेंस ले लें। अब दोनों का डिफरेंस करोगे तो वो 2 पाई अपॉन वी इंटू टी इधर कर दे, और ये बन जाएगा x2 माइनस x1, और v इंटू टी नोटिस करिए एक इक्वेशन होती है v इक्वल टू एफ लैम्डा, फ्रीक्वेंसी इज रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड, विच मीन्स v इंटू टाइम पीरियड इज एक्चुअली लैम्डा। तो यही इक्वेशन हमारे लिए क्या बन जाएगी, 2 पाई डिवाइडेड बाय लैम्डा एंड मल्टीप्लाइड बाय x2 माइनस x1। इसको एक और भी चीज बोलते हैं वैसे, x2 माइनस x1 को भी एक नाम दिया गया है, दोनों वेव का पाथ डिफरेंस। तो फेज डिफरेंस इज 2 पाई बाय लैम्डा मल्टीप्लाइड बाय पाथ डिफरेंस। अभी तो आपको समझ के आया यहाँ से कि ऐसा क्यों है कि दोनों वेव के फेज में डिफरेंस क्यों आ रहा है, यहाँ पर क्या वजह समझ में आ रही है? नहीं वो तो मैथमेटिकल हो गया ना, आप फेज को समझो। फेज फेज ऑसिलेशन को रिप्रेजेंट करता है। फेज मतलब एक एंगल है, उस एंगल से आप अपने नंबर ऑफ ऑसिलेशन को रिप्रेजेंट करते हो। अगर हम कह रहे हैं कि फेज 20 पाई है, फेज इज 20 पाई, तो इससे हमको मतलब क्या समझ में आ रहा है, कितने ऑसिलेशन होंगे वहां पर, 10 ऑसिलेशन। तो फेज नंबर ऑफ ऑसिलेशन को बताने का एक ट्रिग्नोमेट्रिक तरीका है। नंबर ऑफ ऑसिलेशन बताने का ट्रिग्नोमेट्रिकल मेथड जो है वो हम फेज बोल रहे हैं। हम कह रहे हैं फेज 5 पाई है, तो फेज 5 पाई का मतलब कितने ऑसिलेशन होंगे। 5 पाई का मतलब हम क्या समझ में आ रहा है कि कितने ऑसिलेशन पूरे हो चुके हैं, 2.5 ऑसिलेशन मतलब 2.5 ऑसिलेशन। तो दोनों में फेज डिफरेंस है, इसका मतलब ये तो निकला है कि जितने नंबर ऑफ ऑसिलेशन इस वेव ने किए हैं और जितने नंबर ऑफ ऑसिलेशन दूसरे वाले वेव ने किए, दोनों के नंबर ऑफ ऑसिलेशन में डिफरेंस है। फेज डिफरेंस इज ड्यू टू द डिफरेंस इन नंबर ऑफ ऑसिलेशन। और वो डिफरेंस क्यों आया, नंबर ऑफ ऑसिलेशन में डिफरेंस इसलिए आ रहा कि एक वेव जल्दी पहुंच गई और एक वेव ने थोड़ा सा ज्यादा टाइम ले लिया, तो उसे टाइम डिफरेंस की वजह से नंबर ऑफ ऑसिलेशन में डिफरेंस हो गया। नंबर ऑफ ऑसिलेशन में डिफरेंस होने की वजह से फेज में डिफरेंस आ गई। बस ये बात समझिए। अगर इस मेथड से फेज कैलकुलेट करोगे तो मतलब टफ से टफ क्वेश्चन भी हो जाएगा। आप सिंपली ये पता लगाइए कि दोनों वेव ने कितने बार ऑसिलेट किया और उसको 2 पाई से मल्टीप्लाई करके फेज कैलकुलेट करते हैं और फेज में डिफरेंस निकालते हैं बस। और ये भी बड़ी फेमस इक्वेशन है, 2 पाई बाय लैम्डा इनटू, ये बड़ी फेमस इक्वेशन है। फेज डिफरेंस इज 2 पाई अपॉन लैम्डा इनटू पाथ डिफरेंस, x2 माइनस x1 क्वाड पाथ डिफरेंस। करें चेंज करें।
तो एक मिनट आगे बढ़ने से पहले ना जो चीजें याद रखनी है वो देखो। मतलब एक तो आपको ये याद रखना है कि फेज डिफरेंस अगर हमारा 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई एंड सो ऑन करके हो, तो किस टाइप का इंटरफेरेंस बन रहा था यहाँ? कंस्ट्रक्टिव। CI लिख रहे हैं, CI फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और अगर फेज डिफरेंस की वैल्यू पाई, 3 पाई, 5 पाई, 7 पाई यानी ऑड मल्टीपल्स हो तो इसको बोलोगे डिस्ट्रक्टिव। और तीसरी चीज जो अभी डिस्कस हुई है 5 विच इज कॉल्ड फेज डिफरेंस, फिर ऊपर के कट इट इज एक मिनट, इट इज डिफरेंस इन नंबर ऑफ ऑसिलेशन, डिफरेंस इन नंबर ऑफ ऑसिलेशंस मल्टीप्लाइड बाय 2 पाई। ये बात समझ आई? फेज एक ऑसिलेशन का एंगल था, तो जितने जितने नंबर ऑफ ऑसिलेशन का डिफरेंस होगा उसको 2 पाई से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये सबसे जनरलाइज फॉर्म है। बल्कि अभी जो हम लोगों ने रिजल्ट बनाया वो क्या बना हमारा, इसी को जब सिंप्लीफाई करके लिखा था तो क्या बना था हमारा, यही चीज, इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्डा इनटू पाथ डिफरेंस। बट वो मैं जनरलाइज इसलिए नहीं बोलता हूँ, कभी कभी वो फेल हो जाता है यार, इसलिए आप इसको लिखें, ये मोस्ट जनरल फॉर्म। डिफरेंस इन नंबर ऑफ ऑसिलेशंस, ये फंडामेंटल है एक तरीके से, तुम्हें बता रहे हैं। मतलब ये वो चीज है जिससे हमने डेरिवेशन किया है, समझ रहे हो? ये बिल्कुल ही फंडामेंटल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर। हाँ 2 पाई बाय लैम्डा और इंटू x2 माइनस x1 जो अभी रिजल्ट बना था वो भी बन सकता है, लेकिन अगर आप ध्यान दो तो हमने अपने डेरिवेशन में दोनों वेव की स्पीड क्या मानी हुई है, सेम मानी हुई है। जब ये वाली चीज तब भी काम कर जाएगी अगर वेव अलग अलग स्पीड पे चल रही हो, तब भी ये काम करेगा। मतलब ये जनरलाइज फॉर्म है। स्पेशल केस अगर आप ले रहे हो तो इसको लिख सकते हैं 2 पाई बाय लैम्डा मल्टीप्लाइड बाय x2 माइनस x1। इसमें स्पेशल केस ये है कि बोथ वेव ट्रेवल एट द सेम स्पीड। और जो कि होता है, मतलब 95% प्रॉब्लम तो इसे ही आती है, दोनों वेव सेम स्पीड पर आती है। और सेम स्पीड का मतलब मीडियम सेम रहना चाहिए। और एक और चीज देखो, ये पाथ डिफरेंस निकालने का भी एक बड़ा अच्छा मेथड है। इसका भी एक ऑब्जेक्टिव रूल है, पाथ डिफरेंस कैसे निकालते हैं लोग। ये जो पाथ डिफरेंस फाइंड आउट करते हैं x2 माइनस x1, इसकी भी अपना एक तरीका है। वो बहुत ही सिंपल सा रूल है पाथ डिफरेंस निकालने का, बड़ा सिंपल सा रूल। अगर आपसे कहा जाए सपोज कि कोई एक पार्टिकल p है और उसने एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में कुछ डिस्प्लेसमेंट किया हो, सपोज वो डिस्प्लेसमेंट डेल्टा एस है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट डेल्टा एस मान लेते हैं। और पॉइंट पी से, या रुको एक काम करते और दूसरे तरीके से समझाते हैं आपको। दो पॉइंट्स मान लो आप, दो पॉइंट्स मान ले ए और बी, और एक तीसरा पॉइंट कोई सी मान लो आप, यहाँ पर थर्ड पॉइंट सी मान लीजिए, और एक ट्राइंगल कंप्लीट कर दें, एबीसी इज ए ट्राइंगल। और एक ऐसा ट्राइंगल मानिए जिसमें लेंथ एसी और लेंथ बीसी बहुत बड़ी वैल्यूज हो और लेंथ ए बी एक नेग्लिजिबल वैल्यू, इसको डी मान ले। ये डी मान ले, इसको आप x1 मान ले, इसको एक x2 मान ले। x1 इज मच लार्जर देन डी, x2 इज मच लार्जर देन डी। ये दो एजम्पशंस हैं, और ये एंगल हमने कोई थीटा मान लिया है। अब अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द डिफरेंस AC माइनस BC, ये डिफरेंस कितना होगा?
तो कैसे निकालोगे? देखो, अगर हम ट्रायंगल का कोसाइन रूल लगाएं, ट्रायंगल की कोसाइन रूल, और इस थीटा का कॉस ले लेगा, कॉस ऑफ थीटा, तो ट्रायंगल का जो कोसाइन रूल है उसके हिसाब से कॉस ऑफ थीटा को लिखा जाएगा AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स ऑफ AC मल्टीप्लाइड बाय, देखना सही लिखा है हमने, यही है ट्रायंगल का कोसाइन रूल, यही है ना यार, पक्का? इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या बनेगा? देखो, कॉस ऑफ थीटा बिकम्स AC स्क्वायर और माइनस BC स्क्वायर को हम लिख सकते हैं AC माइनस BC मल्टीप्लाइड बाय AC प्लस BC। और प्लस AB स्क्वायर, दिस प्लस AB स्क्वायर एंड दिस होल डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स AC इंटू AB। ठीक है, फर्दर क्या लिख सकते हो इसको? कॉस ऑफ थीटा विल बी फर्दर AC माइनस BC, ये तो मुझे ऑप्टेन करना है, AC माइनस BC पता लगाना है आपको, AC प्लस BC। अब थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा यहाँ पर, अगर D एक नेग्लेजिबल वैल्यू है, मतलब आप कुछ ऐसा मानिए, सपोज कि x1 जो है वो करीब 1 किलोमीटर है, या फिर x1 100 मीटर है, 10 मीटर है मान लीजिए, x2 भी लमसम, x2 इज ऑलमोस्ट 9.9 मीटर, ऐसे मान लें, और ये D हमारा लगभग 1 मिलीमीटर है। इससे आप समझ पाओगे क्या कहना चाह रहे हो। तो ये जो टर्म है ना आपका AC प्लस BC, यानी कि 10 मीटर प्लस 9.9 मीटर, क्या इसको अप्रोक्सीमेटली 20 मीटर नहीं लिख सकते? यानी कि AC प्लस BC को अप्रोक्सीमेटली, AC प्लस BC को अप्रोक्सीमेटली 2 टाइम्स ऑफ AC लिख दे, बोले, प्लस AB स्क्वायर, प्लस AB स्क्वायर। AB मिलीमीटर्स में है, ये डिस्टेंसेस मीटर्स में, मतलब यहाँ पर जो वैल्यू बन रही है वो लगभग 20 मीटर है, और AC माइनस BC 0.1 मीटर है, 0.1 मीटर और मल्टीप्लाइड बाय 20 मीटर, 20 इंटू 0.1, तब भी ये वैल्यू 2 मीटर आएगी, और 2 मीटर में प्लस कर रहे हो आप 1 मिलीमीटर का स्क्वायर, 2 मीटर प्लस स्क्वायर ऑफ 1 मिलीमीटर, कुछ फर्क पड़ेगा उससे? यानी कि आप AB स्क्वायर नेगलेक्ट कर दो, डेटा रहता है सामने तब समझ पाओगे क्या कहना चाह रहे हैं, बिकॉज 2 मीटर 1 मिलीमीटर का मतलब हो गया 10 टू द पावर -3 मीटर, उसका स्क्वायर किया तो 10 टू द पावर -6 हो गया, 2 मीटर में 10 टू द पावर -6 ऐड भी कर लेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जैसे डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स ऑफ AC मल्टीप्लाइड बाय AB, ये 2AC यहाँ पर और 2AC यहाँ पर कैंसिल आउट। इससे क्या समझ में आ रहा है कि AC माइनस BC किसके बराबर आएगा? तो आंसर इज AC माइनस BC इक्वल टू AB इंटू कॉस थीटा। है ना? सुनिए, this AC minus BC is equals to this AB multiplied by cos theta। इसको भी लिख लो, क्योंकि ये सब चीजें चैप्टर के बीच बीच में जरूरत पड़ती है, जिन भी चीजों की जरूरत हमें चैप्टर के बीच में पड़ेगी वो पहले ही तैयार कर लो। तो जो चीज फ्रीक्वेंट होती है ना, जैसे फेज पाथ डिफरेंस, तो पाथ डिफरेंस तो ऑलमोस्ट हर न्यूमेरिकल में निकालना पड़ता है, तो जो चीज मुझे हर एक न्यूमेरिकल में निकालनी है, तो उसका एक रेडीमेड फॉर्मूला पहले ही रख लो।
ताकि न्यूमेरिकल करते वक्त ये टाइम बच जाए मेरा। ठीक है, आगे बढ़े। इसको मैं डायरेक्ट यूज करूंगा, आगे डेरिवेशन नहीं करेंगे। मतलब इसको न्यूमेरिकल में जब भी नीड पड़ेगी मैं डायरेक्टली ये लगा दूंगा डी कॉस थीटा, इन एक तरीके से डी इंटू कॉस थीटा। चलिए स्टार्ट करें। सबसे पहले आओ YDAC एक्सपेरिमेंट्स, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट्स। देखिए फर्स्ट YDAC, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। जिसमें ये पूछा जाता है ना कि मैक्सिमम और मिनिमम, यानी कि पोजीशन ऑफ ब्राइट फ्रिंज कहाँ पर होगी, पोजीशन ऑफ डार्क फ्रिंज कहाँ पर होगी। तो सेटअप तो उसका देखो याद होगा आपको मेरे ख्याल से, YDAC सेटअप की एक कार्डबोर्ड में, एक कार्डबोर्ड लेते हो और उसमें दो स्लिट्स रखते हो आप, S1, और एक और स्लिट उसी में रखते हैं S2, और कोई लाइट हम इधर से डाल रहे होते हैं, इस साइड से कोई लाइट भेजते हो आप इन दोनों स्लिट्स के ऊपर, वेवलेंथ उसकी लैम्डा हो, फ्रीक्वेंसी वगैरह सब दी होती है न्यूमेरिकल्स में, और इसके जस्ट सामने कोई स्क्रीन रखते हैं हम लोग, और ये डिस्टेंस मान लेते हैं कैपिटल डी का, और S1 और S2 के बीच में जो डिस्टेंस मानते हैं वो स्मॉल डी का मानते हैं। और फिनोमिना इसमें YDAC के टाइम पर ये समझाया गया था, यंग्स एक्सपेरिमेंट जब पढ़ा होगा तो उस समय ये कहा गया था कि कुछ लाइट S1 से बाहर निकलती हैं और कुछ लाइट S2 से बाहर निकलती है। और एक और बात YDAC एक्सपेरिमेंट में कही गई थी कि ये जो S1 और S2 जो दो स्लिट्स होते हैं, ये सेकेंडरी सोर्सेज बन जाते हैं। मतलब आगे जो लाइट जाएगी, देखिए ये लाइट किसी और सोर्स से आ रही होगी, कोई एक मेन सोर्स रहा होगा जिससे ये लाइट आ रही होगी, बट इस स्लिट्स के आगे, मतलब स्लिट से और स्क्रीन के बीच में, स्लिट और स्क्रीन के बीच में जो लाइट ट्रेवल करेगी, उनके लिए सोर्स किसको माना जाएगा, एक सोर्स S1 मानेंगे और एक सोर्स S2 मानोगे आप। तो ये कुछ ऐसा हो गया कि एक S1 सोर्स बन गया, एक S2 सोर्स बन गया, ये दोनों सोर्सेस आगे स्क्रीन को लाइट पास करेंगे, और स्क्रीन के सबसे सेंटर पॉइंट पर, स्क्रीन का जो सबसे सेंट्रल पॉइंट है, सबसे सेंटर वाला पॉइंट, S1 से यहाँ पर कोई लाइट आएगी और S2 से भी यहाँ पर कोई लाइट आएगी, तो ये ऑब्वियस है कि वो सेंटर पॉइंट है। जो सेंटर पॉइंट होगा वहां तक, सेंटर पॉइंट तक S1 से जो वेव आएगी उसके नंबर ऑफ ऑसिलेशंस, और S2 से जो वेव आएगी उसके नंबर ऑफ ऑसिलेशंस। तो अगर ये सेंटर पॉइंट है और यहाँ पर दोनों तरफ मीडियम एक ही रखा हो, तो जितना डिस्टेंस S1 वाली वेव को यहाँ से यहाँ तक ट्रेवल करना है, उतना ही डिस्टेंस S2 वाली वेव को भी ट्रेवल करना है। डिस्टेंस सेम हो गई,
और अगर मीडियम यहाँ और यहाँ पर बिल्कुल एक जैसा हो तो वेव जिस स्पीड पर यहाँ चलेगी वेव उसी स्पीड पर यहाँ भी चलेगी। सेम डिस्टेंस सेम स्पीड, मतलब टाइम भी सेम लगेगा। टाइम सेम लगने का मतलब जितने ऑसिलेशन इस वेव में होंगे उतने ही ऑसिलेशन, यानी दोनों के नंबर ऑफ ऑसिलेशन में कोई डिफरेंस नहीं होगा। और दोनों के नंबर ऑफ ऑसिलेशन में जब डिफरेंस 0 होगा तो फेज डिफरेंस भी, और फेज डिफरेंस 0 होने पर कंस्ट्रक्टिव, यानी सेंटर पॉइंट कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अगला कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहां पर होगा? नेक्स्ट कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस देखिए, वो पूछता है कि और कहां पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। देखो, मतलब सेंटर पे तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस समझ में आया, और कहां पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा? तो सपोज कोई जनरल पॉइंट पी मान लो, S1 से कोई एक वेव ट्रेवल करके पॉइंट पी तक गई, और S2 से भी कोई एक वेव ट्रेवल करके पॉइंट पी तक आई। ये क्लियरली विजिबल है आपको कि S2 वाली वेव को डिस्टेंस ज्यादा कवर करनी पड़ेगी, यानी S2 वाली वेव ज्यादा टाइम लेगी वहां तक आने में, और जो वेव ज्यादा टाइम लेगी ट्रेवल करने में उसमें उतने ही ऑसिलेशंस भी होंगे। यानी कौन सी वेव ज्यादा ऑसिलेट करेगी इसमें, और कितनी ज्यादा ऑसिलेट करेगी, क्योंकि हमको ये निकालना है डिफरेंस इन द नंबर ऑफ ऑसिलेशंस। या तो ये निकाल लो या फिर आप ये कर दें 2 पाई बाय लैम्डा इंटू x2 माइनस x1। तो पॉइंट P पर अगर पूछ रहा है कि एट दिस पॉइंट P द फेज डिफरेंस इज, पॉइंट P पर फेज डिफरेंस, तो ये वाला मेथड फॉलो कर लेते हैं 2 पाई बाय लैम्डा और पाथ डिफरेंस लिखा जाएगा S2P माइनस S1P। और S2P माइनस S1P निकालने के लिए, मतलब ये वैल्यू निकालनी है अगर मेरे को S2P माइनस S1P, तो अभी जो डेरिवेशन किया था वो लगाओ। अभी जो डेरिवेशन हम लोगों ने फॉलो किया वही यूज करना है इसमें, ठीक है। अगर हम ये मान लें कि वो जो पॉइंट P है उसमें ये एंगल ऑलमोस्ट थीटा बन रहा है, मतलब ये सेंटर पॉइंट से लगभग वो थीटा एंगल पर, ये एंगल थीटा, इसको थीटा मान लेंगे। इस डायग्राम को जरा अलग से बना के देखो और बताना पाथ डिफरेंस क्या बनेगा। मैं एक ट्रायंगल अलग से दिखा रहा हूँ, S1 S2 और पॉइंट P, ये ट्रायंगल अलग दिखा दो। ये एंगल थीटा माना हमने। S1 S2 काफी बहुत ज्यादा नियर वैल्यूज होती हैं YDAC एक्सपेरिमेंट में, इन दोनों के बीच में मिलीमीटर का ही डिस्टेंस होता है खाली, यानी S1 और S2 ऑलमोस्ट सेम प्लेस पर है। अगर S1 और S2 ऑलमोस्ट सेम प्लेस पर है, लगभग एक ही प्लेस है इनका, तो S1 S2 और ये मिड पॉइंट लगभग कोइंसाइड करते हुए दिखेंगे। लगभग S1 S2 और मिड पॉइंट ऑलमोस्ट कोइंसाइड करते हुए दिखेंगे। तो अगर ये एंगल थीटा बन रहा होगा तो S1 और P को मिलाने वाली लाइन भी हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल ही बनाएगी, मतलब ये एंगल भी ऑलमोस्ट थीटा बनेगा। ये समझ में। और अगर ये मतलब ये लाइन जो S1P वाली लाइन है, S1P वाली लाइन, अगर ये एंगल ऑलमोस्ट थीटा बनाएगी यहाँ पर, हमने S1 S2 के बीच में d डिस्टेंस माना है, S1 S2 के मिड पॉइंट से जब P को कनेक्ट किया है तो ये एंगल थीटा माना हुआ है। ये हॉरिजॉन्टल से जो एंगल बना रहे हैं ये थीटा बना रहे हैं, ये एंगल। तो अगर मैं S2 से एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचूं S2 से, तो लगभग ये एंगल भी थीटा ही बनेगा, क्योंकि S1 S2 और मिड पॉइंट ऑलमोस्ट वन साइड करने वाले पॉइंट्स, ठीक है। तो अगर ये थीटा एंगल बन रहा तो यहाँ पर भी एंगल लगभग कितना मानोगे? थीटा। और अगर यहाँ पर लगभग थीटा एंगल बनेंगे लगभग, तो ये बगल में ये एंगल कितना बनेगा आपका? अगर ये ऑलमोस्ट थीटा एंगल है तो ये जो बगल में एंगल बन रहा है, यानी कि S1 S2 और P वाला एंगल, ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा हो गया।
फिलहाल तो इसको मैं बीटा डिनोट कर रहा हूँ, बट बीटा इज 90 माइनस थीटा। तो अभी जो डेरिवेशन किया था उसके हिसाब से बताना क्या बनेगा, S2P माइनस S1P की वैल्यू। अभी इसी तरीके का डेरिवेशन हम लोगों ने किया था, उसमें d cos थीटा था, लेकिन जो d cos थीटा में थीटा था वो ट्रायंगल के अंदर वाला एंगल था। जो अभी डेरिवेशन हमने किया था उसमें थीटा हमने एंगल इनसाइड द ट्रायंगल माना था, तो हमारे इस ट्रायंगल के अंदर बीटा एंगल बन रहा है। तो उसी उसी मेथड के हिसाब से ये आना चाहिए d cos बीटा, बट बीटा को अप्रोक्सीमेटली क्या लिखोगे आप, 90 माइनस थीटा, और इस वजह से ये चीज बन जाती है d मल्टीप्लाइड बाय साइन ऑफ थीटा, पाथ डिफरेंस। S2P माइनस S1P को लिख सकते हैं d साइन थीटा। यहाँ तक नोट करो, फिर आगे बताएं। उससे कनेक्ट कर पा रहे हो तो पीछे में निकाला था ट्रायंगल ABC वाला, उससे ये पाथ डिफरेंस डायरेक्टली लिखा है मैंने d साइन थीटा। पहले ये बात ये भी समझ में आ गया कि सेंटर पर कंस्ट्रक्टिव क्यों हो रहा है, क्योंकि S1 की वेव सेंटर तक जब आएगी और S2 वाली वेव सेंटर पे जब आएगी तो सेम डिस्टेंस सेम स्पीड से आ रहे हैं, एक ही डिस्टेंस है और एक ही स्पीड है, तो दोनों ने बराबर टाइम लिया। बराबर टाइम लेंगे तो नंबर ऑफ ऑसिलेशन भी बराबर होंगे, नंबर ऑफ ऑसिलेशन बराबर होंगे, डिफरेंस कुछ होगा नहीं, फेज डिफरेंस 0 हो गया, इसलिए कंस्ट्रक्टिव है। बट सेंटर के ऊपर या सेंटर के नीचे ऐसा नहीं है, भाई सेंटर के ऊपर जाओगे तो S2 वाली वेव को ज्यादा डिस्टेंस कवर करनी पड़ेगी, और सेंटर के नीचे जाएंगे जब सेंटर के नीचे वाले पॉइंट्स पर तो S1 को ज्यादा डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा। तो अगर दोनों में से किसी भी वेव को डिस्टेंस ज्यादा कवर करनी पड़ती है तो उसको उतने उतने उस एक्स्ट्रा डिस्टेंस के करस्पॉन्डिंगली एक्स्ट्रा ऑसिलेशन करने पड़ेंगे, और एक्स्ट्रा ऑसिलेशन के इक्विवेलेंटली उसका एक फेज डिफरेंस आएगा। अब वो सब फेज डिफरेंस की वैल्यू कितनी आएगी वो डिसाइड करेगी कि वो इंटरफेरेंस कंस्ट्रक्टिव होना है या फिर डिस्ट्रक्टिव होना है। इसीलिए कह रहा हूं जब ये बात समझ में आएगी कि फेज डिफरेंस नंबर ऑफ ऑसिलेशन के डिफरेंस की वजह से हो रहा है। आया यहाँ तक समझ में? दैट मीन्स कि नाउ फेज डिफरेंस इज 2 पाई बाय लैम्डा मल्टीप्लाइड बाय d इनटू साइन ऑफ थीटा फॉर YDAC एक्सपेरिमेंट। अब अगर हम ये चाहते हैं कि पॉइंट P पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो तो उसके लिए मुझे साइन थीटा क्या रखना चाहिए? ये तो एक जनरल डेरिवेशन हो गई,
कि पॉइंट पी पर ये फेज डिफरेंस की वैल्यू है, पॉइंट पी पर ये हमारा फेज डिफरेंस है, फेज डिफरेंस एट दिस पॉइंट पी। नाउ साइन थीटा कितना रखोगे ताकि यहां पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए फेज डिफरेंस या तो 2 पाई हो या तो 4 पाई हो। तो 2 पाई कर देखिए, जीरो तो हो नहीं सकता बिकॉज जीरो वाला फेज डिफरेंस सेंटर पे था, जो आपका सेंटर पॉइंट था ये आपका फेज डिफरेंस जीरो था। तो इसके बाद अब आपको फेज डिफरेंस बचा 2 पाई। तो अगर हम ये चाहते हैं कि यहाँ पर 2 पाई का फेज डिफरेंस है, मतलब ये वैल्यू 2 पाई है, तो ये वैल्यू 2 पाई के बराबर तब आएगी जब आप साइन थीटा को लैम्डा बाई स्मॉल डी, लैम्डा बाई स्मॉल डी रखोगे तो आपका फेज डिफरेंस 2 पाई आएगा। सिमिलरली फेज डिफरेंस 4 पाई कब आएगा, तो फेज डिफरेंस 4 पाई तब आएगा, मतलब यहाँ पर वैल्यू 4 पाई के बराबर जाएगी। ये वैल्यू 4 पाई के बराबर तब आएगी जब हम साइन ऑफ थीटा की वैल्यू 2 लैम्डा बाय स्मॉल डी रखेंगे, और ये सब हमारे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होंगे। इसी तरीके से डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहाँ पर होगा तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस अगर आपको चाहिए पॉइंट पी पर, तो उसके लिए इसे फेज डिफरेंस की सबसे मिनिमम वैल्यू फेज डिफरेंस की पाई चाहिए। यहाँ पर फेज डिफरेंस पाई लाने के लिए, इस वैल्यू को पाई के बराबर लाने के लिए साइन ऑफ थीटा को लैम्डा बाई 2 स्मॉल डी रखोगे। ये समझ आ रहा है कुछ नहीं? तो इस पैटर्न को समझो क्या है, इस पैटर्न को समझाते हैं। इसका मतलब ये बन रहा कुल मिलाकर के, पैटर्न देखिए पूरा कंप्लीट पैटर्न क्या बन रहा है। सेंटर पॉइंट पर फेज डिफरेंस बताएं, सेंटर पॉइंट का फेज डिफरेंस 0। किस टाइप का इंटरफेरेंस है यहाँ पर, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अगला वाला कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, इसके जस्ट ऊपर नेक्स्ट कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस 0 डिग्री फेज डिफरेंस वाला आ चुका। नाउ 2 पाई का फेज डिफरेंस, यानी सेंटर के ऊपर एक ऐसा पॉइंट जहां पर फेज डिफरेंस 2 पाई आ रहा है। ये तब आएगा जब आप यहाँ पर थीटा की वैल्यू, ये जो एंगल पुट कर रहे हैं यहाँ पर, इसको थीटा 1 कह रहे हैं, ये तब आएगा जब ये एंगल थीटा 1 इस रिलेशन से निकाला जाए बाय पुटिंग फाई इक्वल टू 2 पाई, फाई इक्वल टू 2 पाई रख करके, तो हमारा आंसर बनेगा साइन थीटा 1 इक्वल टू लैम्डा बाय स्मॉल डी। ये भी हमारा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है। इसके ऊपर एक और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस आएगा, वहां पर जहां पर फेज डिफरेंस 4 पाई के बराबर, वो चीज अगर सेंटर से थीटा 2 एंगल बना रही है, मतलब ये लाइन थीटा 2 एंगल पर बनेगा, तो वो तब आएगा जब हमारा फेज डिफरेंस 4 पाई आ रहा हो। फेज डिफरेंस 4 पाई के करस्पॉन्डिंग साइन थीटा निकालो, यानी कि यहां से आएगा साइन थीटा 2 इक्वल टू 2 लैम्डा बाय स्मॉल डी। इसके ऊपर जाएंगे तो एक और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस आएगी, और इनके नंबरिंग किस तरीके से करते हो, सेंटर वाले को बोलते हो आप सेंट्रल मैक्सिमा, यानी इसको कहा जाता है जीरो ऑर्डर मैक्सिमा, जीरो ऑर्डर या फिर सेंट्रल मैक्सिमा। मैक्सिमा वर्ड किस वजह से बोल रहे हैं ना, मैक्सिमा वर्ड भी अभी समझाएंगे। ये मैक्सिमा और मिनिमा बेसिकली इंटेंसिटी के रिस्पेक्ट में होते हैं। सेंटर के ऊपर जहां पर अगेन कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, इसको बोलेंगे फर्स्ट मैक्सिमा। उसके बाद जो अगला वाला मैक्सिमा है उसको कहा जाएगा सेकंड मैक्सिमा। इसके ऊपर जो एक और मैक्सिमा आएगा उसको क्या बोलोगे, थर्ड मैक्सिमा। तो इन जनरल आप बताओ, इन जनरल nth मैक्सिमा अगर कोई कहे तो उसके लिए साइन थीटा क्या होना चाहिए। भाई पहले वाले मैक्सिमा के लिए साइन थीटा लैम्डा बाई 2 डी आ रहा है, दूसरे वाले में 2 आ रहा है यहाँ पर, तीसरे वाले में 3 आएगा। तो nth मैक्सिमा के लिए n लैम्डा बाय स्मॉल डी और nth मैक्सिमा। अभी आप मैक्सिमा का लिखो, मिनिमा का समझा दें, जगह कम है।
देखो यहाँ तो फॉर्मूले से काम चल जाएगा, मतलब मेंस के पेपर में तो फॉर्मूले से काम चला लेगा, लेकिन इस चैप्टर में जब एडवांस में जाते हैं तो बहुत कंसेप्चुअल हो जाते हैं, और उसमें वही स्टूडेंट सक्सेसफुली कर पाएगा जिसको ये बात समझ में आ जाए। तो वो एक्चुअली इस पॉइंट को चेक करते हैं बार बार। इससे ना एक्चुअली हम एंगुलर पोजीशन फाइंड कर रहे हैं, इसको बोलते हैं एंगुलर पोजीशन ऑफ nth मैक्सिमा। ठीक, यहाँ तो सही है। क्या इंटरफेरेंस सेंटर के ऊपर के साइड ही होगा, सेंटर के नीचे के साइड नहीं होगा? होगा ना। और ये इंटरफेरेंस पैटर्न है, इसको बोला जाता है इंटरफेरेंस पैटर्न। पैटर्न का क्या मतलब हुआ? पैटर्न वर्ड अगर आप इन जनरल भी समझो तो भाई इन्होंने जो शर्ट पहन रखी है इसके ऊपर एक पैटर्न है। क्या पैटर्न है इनकी शर्ट का? लाइनिंग। तो लाइनिंग तो शर्ट के कौन से पार्ट में है, राइट वाले पार्ट में या लेफ्ट वाले पार्ट में? दोनों में ही है, तभी तो पैटर्न बोल रहे हो ना आप उसको। तो इंटरफेरेंस पैटर्न का क्या मतलब है कि जो चीज सेंटर के ऊपर होगी वही चीज सेंटर के एग्जैक्टली सेम चीज होती है, मतलब रिफ्लेक्शन टाइप की चीज। यानी कि अगर फर्स्ट मैक्सिमा इधर है तो एग्जैक्टली इतने ही एंगल नीचे जाओगे, जब एग्जैक्टली सेम एंगल नीचे चले जाए θ1, इसको भी हम फर्स्ट मैक्सिमा ही बोलेंगे। इसके नीचे जाएंगे तो सेकंड मैक्सिमा। मतलब पैटर्न का मतलब जो जो चीज स्क्रीन के अपर हाफ पर होगी वही चीज स्क्रीन के लोअर हाफ पर, उसको एक तरीके से जीरोक्स कॉपी लगाई गई है उसकी। दोनों ही फर्स्ट कहलाएंगे, फर्स्ट मैक्सिमा इधर भी है, फर्स्ट मैक्सिमा इधर भी है, सेकंड मैक्सिमा इधर भी है, सेकंड मैक्सिमा इधर भी है। दैट्स वाई कॉल्ड पैटर्न। अगर पैटर्न ऐसा ना होता तो हम इसको पैटर्न नहीं बोलते, फिर ये बोलते भैया आधी स्क्रीन पे कुछ और है, आधी स्क्रीन पे कुछ और है। पैटर्न मतलब विच इज समथिंग विच इज रिपीटेड इन अ फिक्स्ड मैनर। हो गया ये? इसको हम बोल रहे हैं एंगुलर पोजीशन। कभी कभी ये भी पूछते हैं कि आप फर्स्ट मैक्सिमा की जो पोजीशन है, फर्स्ट मैक्सिमा की पोजीशन वो इसे एंगल के फॉर्म में ना बताओ। मतलब दो तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं, एक तो ये आ रहा है कि फर्स्ट मैक्सिमा की पोजीशन इन टर्म्स ऑफ एंगल, और कभी कभी बोलते हैं कि फर्स्ट मैक्सिमा की पोजीशन इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, दैट इज y1, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर दैट इज y2। ये कैसे निकालोगे ये डिस्टेंसेस? तो उसके लिए क्या करते हैं ना, उसको बोलो लीनियर पोजीशंस। ये वैसे ही है जैसे मैथमेटिक्स में कार्टेशियन सिस्टम भी है और पोलर कोऑर्डिनेट्स भी है। तो अगर आप एंगल के फॉर्म में पोजीशन बता रहे हो इसका मतलब पोलर फॉर्म हो गया, और अगर हम डिस्टेंस के फॉर्म में बता रहे हैं तो यही चीज कार्टेशियन फॉर्म हो गई। तो वाई के फॉर्म में कैसे निकालेंगे? उसके लिए ना यार एक अप्रोक्सीमेशन होता है। देखो ये एक्सपेरिमेंट है, मतलब लैब में किया गया होगा। अगर इस एक्सपेरिमेंट को लैब में किया गया होगा तो जो वेव डाली गई होगी वो कौन सी वेव रही होगी? लैब में तो आप एक्सपेरिमेंट करोगे तो ये विजिबल लाइट ही लोगे ना, नहीं तो और कोई लाइट लेकर के आओगे तो दिखेगा ही नहीं। और विजिबल लाइट्स की वेवलेंथ कहाँ से कहाँ तक होती है? अगर उनका रेंज याद करें विजिबल लाइट्स की वेवलेंथ का रेंज, तो वो होती है अराउंड
380 नैनोमीटर से लेकर के और समथिंग लाइक 780 नैनोमीटर। तो अगर हम मान लो 500 मान लें, 500 नैनोमीटर, 500 नैनोमीटर का मतलब हो गया 5 इंटू 10⁻⁻7, यानी यहाँ पर लैम्डा की वैल्यू बनेगी 5 इंटू 10⁻⁻7 और नीचे मिलीमीटर है, मतलब ऊपर 10⁻⁻7 के ऑर्डर में और नीचे 10⁻⁻3 के ऑर्डर में। ओवरऑल ये पूरी वैल्यू 10⁻⁻4 के ऑर्डर में जाएगी। साइन थीटा की वैल्यू 10⁻⁻4 के ऑर्डर में आने का मतलब कि ये बहुत नेग्लिजिबल वैल्यूज है, और जब ये नेग्लिजिबल वैल्यूज हैं तो ट्रिग्नोमेट्री में एक और बात कही जाती है कि जब थीटा बहुत छोटी वैल्यू हो जाए तो साइन ऑफ थीटा और टेन ऑफ थीटा में कोई डिफरेंस नहीं बचता, फिर दोनों बराबर हो जाते हैं। तो अगर हम इसी साइन थीटा को टेन थीटा से रिप्लेस कर दें, इसी साइन थीटा को अगर रिप्लेस कर दें टेन ऑफ थीटा से और टेन थीटा को लिख लें दिस y1 बाय दिस कैपिटल डी, ये डिस्टेंस, तो उससे आप निकाल सकते हो कि फर्स्ट मैक्सिमा कहां पर आएगा। ऐसे अगर हम साइन थीटा 2 की जगह टेन थीटा 2 कर दे और टेन थीटा 2 को लिख दे दिस y2 डिस्टेंस अपॉन दिस कैपिटल डी, उससे y2 निकाल सकते हैं। निकालते हैं कितना आएगा जरा, वो हटाना ही पड़ेगा। तो फर्स्ट मैक्सिमा अगर हम निकालना चाह रहे तो फर्स्ट मैक्सिमा के लिए जो साइन थीटा 1 आएगा उसको टेन थीटा 1 करेंगे, टेन थीटा 1 को लिखेंगे y1 अपॉन कैपिटल डी, और फर्स्ट मैक्सिमा के लिए साइन थीटा 1 बराबर लैम्डा बाई स्मॉल डी, इससे निकालेंगे y1। सेकंड मैक्सिमा फाइंड करना है इसी तरीके से, तो पुट y2 बाई डी, उसके लिए 2 लैम्डा बाई डी रखते हैं इसको, इससे जनरलाइज भी कर सकते हो कि nth मैक्सिमा कहां पर आएगा। ये आएगी पोजीशन फॉर nth मैक्सिमा। और अभी जो मेंस में क्वेश्चन आ रहे हैं वो सीधे फॉर्मूले वाले आते हैं, तो पिछले 2 सालों से तो यही हो रहा है, करीब 2 सालों से लगभग हम देख रहे हैं कि इस चैप्टर में डायरेक्ट फॉर्मूले के ऊपर वैल्यू रख करके कैलकुलेशन आ रही है। यहाँ तक का बताओ यार, कुछ क्लियर हुआ, कुछ पूछना है इसमें, समझ आया और याद भी कर लोगे इसे। समझना भी जरूरी है, बाई चांस अगर भूल भाल जाते हैं या, क्योंकि बिल्कुल ही इस बात के लिए श्योर नहीं हो सकते हैं ना कि 2 साल से जो पैटर्न बना है पेपर का वही बनेगा, कोई उसका हल्का फुल्का भी अगर चेंज हो गया तो मतलब ये जो फॉर्मूला है पोजीशन ऑफ nth मैक्सिमा इन टर्म्स ऑफ द डिस्टेंस ऐसे निकलेगी, और पोजीशन ऑफ nth मैक्सिमा इन टर्म्स ऑफ एंगल वो ऐसे निकालो आप, दोनों में से कोई एक पोजीशन। कभी कभी इसमें ये पूछते हैं कि नंबर ऑफ मैक्सिमा कितने होंगे, मतलब कहाँ तक जाओगे, फर्स्ट मैक्सिमा, सेकंड मैक्सिमा, थर्ड मैक्सिमा, फोर्थ मैक्सिमा, कितने मैक्सिमा होंगे। क्या इस एन की कोई अपर लिमिट भी है कि 10 मैक्सिमा बनेंगे, 11 मैक्सिमा बनेंगे, 12 मैक्सिमा बनेंगे, या फिर ये अनलिमिटेड रहेंगे? नहीं, अनलिमिटेड नहीं होंगे, तो जितना वो स्क्रीन डिपेंड का करता है। साइज नहीं इसके, हाँ एक ये 2 बातों पे डिपेंड करता है कि स्क्रीन का साइज क्या है। भाई स्क्रीन ही छोटी से लेके आओगे तो कहाँ दिखेगा आपको। चलिए स्क्रीन को इनफाइनाइट साइज का मान लेते हैं, सपोज स्क्रीन की लेंथ इनफाइनाइट है, स्क्रीन इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट जा रही है, अब बताओ वेवलेंथ वेवलेंथ पे डिपेंड करेगा, वेवलेंथ पे करेगा। फॉर एग्जांपल मतलब आप हेडिंग लिखो नंबर ऑफ मैक्सिमा, काउंटिंग द नंबर ऑफ मैक्सिमा,
हेडिंग इसलिए बोलता हूँ क्योंकि ये क्वेश्चंस होते हैं, तो इनको ऐसे हाईलाइट किया करिए। 4-5 कैटेगरी है इस क्वेश्चन की। एक कैटेगरी पोजीशन फाइंड करने की, एक नंबर ऑफ मैक्सिमा फाइंड करने की। तो इसको न्यूमेरिकल के तरीके से लिखो। सपोज लैम्डा इक्वल्स टू, सपोज दैट लैम्डा इक्वल्स टू d/3 है, ये मान लो आप। सपोज दैट लैम्डा इक्वल्स टू d/3, जस्ट फॉर एग्जांपल है। यहाँ से देखो, लैम्डा इक्वल्स टू d/3। बताइए एन की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, बिकॉज साइन थीटा 1 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। साइन थीटा की रेंज 1 से ज्यादा हो नहीं सकती। अगर लैम्डा इज d/3, लैम्डा इज d/3, इसका मतलब साइन थीटा n/3 आएगा। और साइन थीटा अगर n/3 आएगा और साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकती है, तो इसका मतलब n की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है? 3। इट इम्प्लाइज n मैक्सिमम विल बी 3। अभी आंसर नहीं आया। ये जो 3 वाली वैल्यू आएगी वो कब आएगी? इफ लैम्डा इज d/3, इफ लैम्डा इज d/3, साइन थीटा n/3 बनेगा। तो n इक्वल टू 3 लोगे अगर आप, n इक्वल टू 3, तो वो तो होगा साइन थीटा इक्वल टू 1 पे। और साइन थीटा इक्वल टू 1 का मतलब थीटा कितना होना चाहिए? 90 डिग्री। थीटा 90 डिग्री का मतलब, अगर आप इस हॉरिजेंटल लाइन से 90 डिग्री पे जा रहे हो, इस हॉरिजेंटल लाइन से अगर हम 90 डिग्री के एंगल पर जाएंगे, तो क्या वो पॉइंट स्क्रीन के ऊपर होगा? नहीं मिलेगा आपको। तो हम n मैक्सिमम 3 नहीं रख सकते। मैथमेटिकली 3 रखोगे, बट काउंटिंग में 3 काउंट नहीं होगा। ये बात समझ आई? 3 को एक्सक्लूड इसलिए करना पड़ेगा आपको, n मैक्सिमम 3 को मतलब छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये तब आएगा जब आप यहाँ से 90 डिग्री का एंगल बनाओ और इस हॉरिजेंटल लाइन से 90 डिग्री के एंगल पे जब जाओगे, तो वो तो इस S1 S2 के लाइन पे चले जाओगे। ऐसा पॉइंट स्क्रीन के ऊपर नहीं आ सकता कभी, चाहे जितनी बड़ी स्क्रीन ले लो। यानी कि हम काउंटिंग करने के लिए, काउंटिंग में n इक्वल टू 0 काउंट करेंगे, n इक्वल टू 1 काउंट करेंगे और 2 काउंट करेंगे, 3 को काउंट नहीं करेंगे। n इक्वल टू 0 मतलब कौन सा पॉइंट? वही सेंटर वाला। और 1 और 2 सेंटर के ऊपर हो गए। और पैटर्न है, जो चीज सेंटर के ऊपर है वो सेंटर के नीचे भी है। अब बताइए टोटल कितने मैक्सिमा हुए? एक 0 वाला हो गया, एक, और 2 है उसके ऊपर। तो अगर 2 सेंटर के ऊपर है तो 2 सेंटर के नीचे भी होंगे। 2 नीचे, 2 ऊपर, 4, और एक। आंसर इज 5 मैक्सिमा, इंक्लूडिंग द सेंटर वाले। सेंटर वाले को लेकर के 5 मैक्सिमा है। सेंटर वाले को छोड़ दें अगर आप, तो 2 सेंटर के ऊपर है, 2 सेंटर के नीचे। एक और एग्जांपल देखो। अगर d बराबर 3.2 लैम्डा दिया होता, नेक्स्ट एग्जांपल, सपोज d इक्वल टू 3.2 लैम्डा। नाउ n की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? साइन थीटा मैक्सिमम 1 रख करके देखो, एंड d इक्वल टू 3.2 लैम्डा। दिस is d equals to 3.2 lambda and sin theta cannot be more than 1. तो इससे n की मैक्सिमम वैल्यू 3.2। सर 3। 3.2 को इंक्लूड नहीं करिए आप, 3.2 से छोटी वैल्यूज पे जाओ तो 3 तक जाओगे। 3.2 को छोड़ दें, उससे कम वाली वैल्यूज पे चलो आप, 3, 2, 1 और 0। हाँ, तो 0 तो सेंटर हो गया। 1, 2, 3 मतलब 3 हो गए सेंटर के ऊपर, 3 हो गए सेंटर के नीचे, और 7 मैक्सिमा हो गए, 7 मैक्सिमा। काउंट कर लेंगे इसके से।
मैक्सिमा का पैटर्न क्लियर है पूरी तरीके से? पैटर्न ऑफ मिनिमा पे जाओ। मिनिमा पैटर्न कैसा है देखो, पैटर्न ऑफ मिनिमा। इसको छोटे छोटे टॉपिक में तोड़ करके पढ़ा रहे ताकि याद रहे। मैक्सिमा पैटर्न ना मिनिमा पैटर्न। तो मिनिमा पैटर्न में क्या आएगा देखो जरा, हम लोगों ने बीच में एक डेरिवेशन किया था, उस डेरिवेशन में अभी बीच में जो डेरिवेशन किया था वो ये आया था कि फेज डिफरेंस इज 2 पाई बाय लैम्डा मल्टीप्लाइड बाय डी साइन थीटा। और मिनिमा के लिए यानी कि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए फाई की वैल्यू पाई हो सकती है, फाई की वैल्यू 3 पाई हो सकती है, फाई पाई हो सकती है, एंड सो ऑन हो सकती है। तो फर्स्ट मिनिमा बताए, सेकंड मिनिमा इस तरीके से पूछा जाए और हम एक टेबल के फॉर्म में कर लेते हैं। अगर एंगुलर पोजीशन निकालनी है तो कैसे निकालोगे? और एक लीनियर पोजीशन। तो बस इधर से देखें ना, पाई को पाई रख दें, इसको पाई रखेंगे तो यहाँ पर पाई रखेंगे तो सबसे पहले आपका आएगा साइन थीटा 1 इक्वल टू लैम्डा बाई 2d, और उसी साइन थीटा को टेन थीटा कर दें यानी कि y अपॉन कैपिटल डी। तो जैसे ही इसको y अपॉन कैपिटल डी करेंगे तो ये आपका y1 आ जाएगा कैपिटल डी लैम्डा बाई 2d। अब डायग्राम नहीं बना रहे, y समझ रहे हो ना कौन सा डिस्टेंस है, सेंटर से वाला डिस्टेंस। सेकंड मिनिमा के लिए आप 3 पाई पुट कर लो, तो 3 पाई यहाँ रखा, यहाँ पर वैल्यू 3 पाई रखी, तो उससे हमारा साइन थीटा 2 बना 3 लैम्डा बाई 2d। इसको टेन थीटा में कन्वर्ट करके y2 निकाल लिया। दो आप बनाओगे तो अपने आप समझ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बन जाती है। कभी फॉर्मूले भूल जाना है अगर बाई चांस तो एपी बनता है। ये पहला टर्म दूसरा टर्म आ गया, कॉमन डिफरेंस पता चल गया। अब इसका nth टर्म क्या होगा? तो अगर कोई पूछे कि nth मिनिमा कहाँ पर है, तो साइन थीटा nth, भाई पहला टर्म आप देखिए लैम्डा बाई 2d इज अ कॉमन टर्म। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में ये चल रहा है 1 3 2 के डिफरेंस पे चल रहा है आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एट डिफरेंस ऑफ 2 और उस प्रोग्रेशन का पहला टर्म 1 है, तो एपी का nth टर्म नहीं निकाल सकते? निकाल के देख लो। nth term of AP in which the first term is 1 and the common difference is 2। मेमोरी वाला बर्डन खत्म हो जाएगा, याद कर दो ऐसे ही समझ करके। वो आप देखो अपने आप, ये 2n माइनस 1 आएगा, nth टर्म विल बी 2n माइनस 1। होता है ना फॉर्मूला a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी वाला, ऐसे यहाँ पर भी है y ऑफ nth विल बी d लैम्डा बाई 2d। ये कॉमन वैल्यू बन रही है, कोफिशिएंट 1 3 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में जा रहे हैं, तो ये 2n माइनस 1 हो गया। अब इसमें कई लोगों को कंफ्यूजन होती है, कुछ बुक्स में ये 2n प्लस 1 कर देते हैं, लोगों को इस बात का भी कंफ्यूजन है, कहीं कहीं पर किताब में 2n प्लस 1 लिखा है। अभी है कोई कंफ्यूजन? ये अपने आप सामने आपको 9th मिनिमा निकालना है, n को 9 पुट कर लो, 11th निकालना है n को 11 कर लो, 10th निकालना है n को 10 रख लो, जो भी निकालना है वो मिनिमा लगती है। फर्स्ट मिनिमा कौन से फेज डिफरेंस से कैलकुलेट हुआ है? फर्स्ट मिनिमा के लिए फेज डिफरेंस क्या था? पाई। सेकंड मिनिमा के लिए फेज डिफरेंस 3 पाई। फर्स्ट मैक्सिमा कौन से फेज डिफरेंस पे आता है? फर्स्ट मैक्सिमा का फेज डिफरेंस नहीं, जीरो तो सेंट्रल मैक्सिमा होता है। फर्स्ट मैक्सिमा का फेज डिफरेंस 2 पाई, सेकंड मैक्सिमा का फेज डिफरेंस 4 पाई, ये भी याद रखना होता है।
एक फाइनल चार्ट बना लो। देखो एग्जाम से जस्ट पहले इसको याद कर लीजिए, सुनो एक फाइनल समरी करो, इसकी समराइजेशन एग्जाम से जस्ट पहले, और इसको जाकर के अपने रिवीजन नोट्स में डाल लीजिएगा, एग्जाम से जस्ट पहले इसको रिवाइज कर लीजिए। इससे क्या होता है ना कि बस कम टाइम में आप ज्यादा रिवाइज कर सकते हो। एक चार टाइप के एंगुलर पोजीशन है, लीनियर पोजीशन और फेज डिफरेंस, फर्स्ट सेकंड nth। इसी में हम मैक्सिमा भी लिखने जा रहे हैं और इसी में हम मिनिमा भी लिखने जा रहे हैं। बाकी कुछ अपने तरीके निकालना कि मतलब तरीका ऐसा निकालो कि यार 5 मिनट के अंदर अगर मेरे को इंटरफेरेंस रिवाइज करना हो तो कैसे होगा। एटलीस्ट मेंस लेवल पर अगर मुझे रिवीजन करनी है तो 5 से 10 मिनट में कैसे होगा, ये 15 मिनट लग जाएगा। हम उल्टा चल रहे हैं, पहले फेज डिफरेंस बताते हैं। फर्स्ट मैक्सिमा का फेज डिफरेंस 2 पाई, सेकंड मैक्सिमा का फेज डिफरेंस तो फिर nth का 2n पाई, फर्स्ट मिनिमा का फेज डिफरेंस पाई, सेकंड मिनिमा 3 पाई, इट इज 2n माइनस 1 पाई। एंगुलर पोजीशन में फर्स्ट वाले का निकाला गया था लैम्डा बाई डी, सेकंड वाले का 2 लैम्डा बाई डी और nth वाले का n लैम्डा बाई डी। एंगुलर पोजीशन मतलब साइन थीटा की बात हो रही है। फर्स्ट मिनिमा के लिए निकाला गया था लैम्डा बाई 2d, उसके बाद आया था 3 लैम्डा बाई 2d, देन आया था 2n माइनस 1 डी 2n माइनस 1 लैम्डा बाय 2d। इनमें कैपिटल डी मल्टीप्लाई कर देंगे तो लीनियर पोजीशन y मिल गई हमें। मेंस तक का तो काम चल जाएगा इसमें से। इतना अगर आप रिवाइज कर लोगे ना, और उसके पहले वो दो तीन मेन बातें थी जिसमें सबसे अगेन अगेन मैं बार बार उसके ऊपर फोकस डाल रहा हूँ कि फेज डिफरेंस फंडामेंटली निकालते निकालते कैसे। फेज डिफरेंस कैलकुलेशन अपने आप में एक कंसेप्ट है, वो एडवांस के लिए बार बार कह रहा हूँ। मेंस में तो चलो अगर नहीं भी समझ आ रहा और ये याद कर लिया है तो भी मेरा काम चल जाएगा। अभी तो तुम यहाँ बना रहे हो, बट अभी इसको आज जा करके ऐसी जगह लिख देना जहाँ रिवाइज हो पाया। जो लास्ट वीक रहता है ना एग्जाम से 3-4 दिन पहले, 5 दिन पहले, तो 5-5 10-10 मिनट में अगर आप चैप्टर रिवाइज कर लेते हो तो फायदा रहता है, और इतना इनफ है मेंस के लिए, बहुत है ये। नोट कर लिए। सेंट्रल मैक्सिमा इसमें नहीं लिखा हुआ है, सेंट्रल मैक्सिमा अलग है। सेंट्रल मैक्सिमा जीरो फेज डिफरेंस रहता है। सेंट्रल मैक्सिमा मतलब जीरो फेज डिफरेंस, वो अलग अलग स्टोरी है उसकी। तो देखो क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं। मैक्सिमा की पोजीशन निकालने का क्वेश्चन बनता है, मिनिमा की पोजीशन निकालने का क्वेश्चन बनता है, पोजीशन एंगल के फॉर्म में पूछते हैं, पोजीशन डिस्टेंस के फॉर्म में पूछते हैं। ठीक है,
नंबर ऑफ मैक्सिमास काउंट करने का पूछते हैं। इसके अलावा एक चीज पूछते हैं, दो कंजिक्यूटिव मैक्सिमास के बीच का डिफरेंस कितना आ रहा है। जो दो सक्सेसिव मैक्सिमास है उनके बीच में जो लीनियर डिस्टेंस कितनी होगी, तो वो भी इसी टेबल में वो भी लिखा हुआ है। पहला मैक्सिमा और दूसरे मैक्सिमा में जो वाई आया है, उस वाई में कितना डिफरेंस आ रहा है। हाँ, उसको एक नाम भी दिया गया है, जैसे डी लैम्डा बाई स्मॉल डी को एक नाम देते हो आप, कॉल्ड एज फ्रिंज विड्थ, ओमेगा से डिनोट करते हैं इसको। दो कंजिक्यूटिव मैक्सिमास या फिर दो कंजिक्यूटिव मिनिमास, यानी एक तरीके से अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का कॉमन डिफरेंस। फ्रिंज विड्थ इज द कॉमन डिफरेंस ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जो बनी हुई थी डिस्टेंस वाले में। ठीक है, और एक पूछते हैं इसमें इंटेंसिटी के ऊपर, इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर। इसको भी कंप्लीट कर लो, इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन। देखो जितनी भी वेव होती है, या इवन एसएचएम में भी अगर आप देखो ना, एसएचएम की एनर्जी का जो फॉर्मूला था, तो एनर्जी ऑफ एसएचएम फॉर्मूला हमको पता है, इट इज हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एंड ए स्क्वायर, ये एसएचएम का तो पता ही है। आइडिया सिर्फ ये है कि एनर्जी इज ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड, राइट। हमारा रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कितना बड़ा था, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड जो भी डेरिवेशन स्टार्ट किया था, मतलब अगर आपसे कहा, देखिए अगर वेव वन कहा जाए कि वेव वन की इंटेंसिटी, वेव वन की इंटेंसिटी आई नॉट है, वेव टू की इंटेंसिटी भी आई नॉट है, तो जो कंबाइंड वेव बनी थी उसकी क्या इंटेंसिटी होगी, कंबाइंड वेव इंटेंसिटी विल बी, क्या बनेगी वो। और लॉजिक ये लगाना है, लॉजिक ये लगाना है कि एनर्जी प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड। एक बार फिर से पहला पन्ना खोलो आप, अगर फर्स्ट पेज अगर आप वापस ओपन करो और ये देख के बताओ कि जो हमने पहली वेव ली थी उसका क्या एम्पलीट्यूड दिया हुआ था। y1 नहीं, फर्स्ट वेव का एम्पलीट्यूड, जो आपने वेव वन लिया था उसकी एम्पलीट्यूड ए थी, दूसरी वेव की एम्पलीट्यूड ए थी, और कंबाइंड वेव की एम्पलीट्यूड वो आई थी 2a cos 5/2। फर्स्ट वेव का एम्पलीट्यूड ए, एम्पलीट्यूड की स्क्वायर पे एनर्जी डिपेंड करती है, यानी ये जो आई नॉट है इसको लिख सकते हो सम कांस्टेंट वैल्यू, सम कांस्टेंट वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय ए स्क्वायर। तो सपोज दिस इज सम कांस्टेंट k मल्टीप्लाइड बाय ए स्क्वायर। दूसरी वेव की इंटेंसिटी आई नॉट, वो भी होगा कुछ कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय उसका भी एम्पलीट्यूड ए था, ए स्क्वायर। रिजल्टेंट वेव की इंटेंसिटी, रिजल्टेंट वेव की इंटेंसिटी अगर हम आई मान लें इसको, आई आर, दैट इज कांस्टेंट के, और इसका स्क्वायर वो जाएगा 4a स्क्वायर कॉस स्क्वायर 5/2। इसमें से k इंटू ए स्क्वायर, k मल्टीप्लाइड बाय ए स्क्वायर, उसको तो आप आई नॉट लिखते, एंड दैट मीन्स रिजल्टेंट इंटेंसिटी आई आर इक्वल्स टू 4i नॉट कॉस स्क्वायर 5/2। ये एक इक्वेशन बनती है, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आते हैं। रिजल्टेंट इंटेंसिटी बराबर 4i नॉट कॉस स्क्वायर 5/2। और
देखो थोड़ी बहुत डेरिवेशन भी किया करो, क्योंकि क्या हो मतलब डेरिवेशन करने से देखिए समझ करके जब कोई फॉर्मूला याद करते हो तो एक तो उसकी रिटेंशन ज्यादा रहती है माइंड में। नहीं अगर हिस्ट्री ज्योग्राफी की तरह याद कर ले तो अभी याद करोगे 2 घंटे बाद ही गायब हो जाए। आया सामने ये? अब इसको कैसे यूज करना है वो देखिए। पहली बात इसमें आई नॉट क्या चीज है, इंडिविजुअल वेव की इंटेंसिटी, और आई आर क्या है, कंबाइंड वेव की। तो फॉर्मूला भी याद करना है और उसका मतलब भी। और फाई क्या है, फेज डिफरेंस। अब इसके क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं वो देखिए। पहला मतलब टाइप ऑफ न्यूमेरिकल कैसे हो सकते हैं इसके ऊपर। अच्छा एक मिनट, मैक्सिमम इंटेंसिटी क्या हो सकती है यहाँ पर, मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ कंबाइंड वेव 400 होगी ना। मैक्सिमम तो क्योंकि कॉस स्क्वायर की वैल्यू 1 से ज्यादा होगी नहीं कभी। तो मैक्सिमम इंटेंसिटी, इसको वर्ड्स में लिखो, मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ कंबाइंड वेव, maximum intensity of the combined wave is 4 times intensity of 1 wave। वर्ड्स में लिखे कैसे, सिंबल कभी कभी धोखा दे देते। मिनिमम इंटेंसिटी 0, जो अभी हम लोगों ने एक टेबल बनाई थी, आपको घर पे जाके क्या करना, वो जो टेबल अभी बनाई हमने, वो टेबल और एक ये फॉर्मूला और 2 ये लाइनें, बस इतना एक पेज पे कहीं लिख लेना। और एग्जाम से पहले एक दिन रिवाइज कर ले 1 या 2 बार। वो टेबल, टेबल के बाद ये फॉर्मूला और ये 2 पॉइंट्स बस, ठीक है। ये एक सिंगल पेज पे कहीं लिख करके वेब ऑप्टिक्स पर नोट्स तैयार कर लो। क्वेश्चन इसके न्यूमेरिकल किस तरीके के आते हैं वो देखिए। क्वेश्चन लिखो, इन YDSE in YDSE the maximum intensity in YDSE the maximum intensity is ये दे रखा आपको 40 watt per meter square। the maximum intensity is 40 watt per meter square। find first part, intensity of light coming from one slit, intensity of light coming from one slit, intensity of light coming from one slit। इसका तो आंसर पहले दे दो आप, फिर बताएं अगला क्वेश्चन। इंटेंसिटी ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम वन स्लिट, यानी कि एक वेव की इंटेंसिटी कितनी, ये पहला वाला पॉइंट। मैक्सिमम इंडिविजुअल का 4 गुना होता है, तो अगर मैक्सिमम 40 है इसका मतलब एक सिंगल वेव की इंटेंसिटी 10 रही है, तो इसका आंसर हो गया 10। बी पार्ट ऑफ क्वेश्चन। सेकंड पार्ट फॉर द क्वेश्चन, एट व्हाट फेज डिफरेंस the intensity at what phase difference the intensity is 3/4 of maximum intensity, is a 3/4 of maximum intensity। अच्छा इस फॉर्मूले के हिसाब से बताइए 40 किस चीज की वैल्यू दी गई है, मतलब आई नॉट की या 4 आई नॉट की।
हाँ, ये आपको डायरेक्ट 40 दिया गया है। लोग एग्जाम के प्रेशर में यहाँ गलती कर जाते हैं। वो क्या करते हैं, आई नॉट को 40 मान लेते हैं। मतलब जस्ट लैंग्वेज को सही से रीड न किया क्वेश्चन में तो गड़बड़ कर जाओगे। ठीक है ना। नॉर्मली आई नॉट देते ही नहीं क्वेश्चन में, कभी भी नहीं देते। तो जब भी आपको न्यूमेरिकल में क्वेश्चन देते हैं वो आपको मैक्सिमम वैल्यू देते हैं, यानी 4 आई नॉट प्रोवाइड करते हैं। लोग गलती क्या कर जाते हैं, आई नॉट को 40 कर देते हैं, 40 इंटू 4। इसीलिए मैंने क्वेश्चन में ए पार्ट जानबूझ करके ऐड किए, ताकि ये आगे याद रहे कि सिंगल वेव इंटेंसिटी 10 है। तो हम ये लिख सकते हैं, इसका मतलब दिस इज 40 इंटू कॉस स्क्वायर 5/2। नाउ 3/4 ऑफ मैक्सिमम का मतलब हो गया, अगर मैक्सिमम 40 है तो उसका 3/4 30। अब आप सॉल्व करें 5 कितना होना चाहिए। नहीं, फिर इसमें एक और गलती ना करना, यहाँ पर हम ट्रिग्नोमेट्री के जनरल सोल्यूशन देंगे। कॉस स्क्वायर 5/2 जो आ रहा है ना भाई, यानी कि एक तरीके से कॉस 5/2 जो आ रहा है वो प्लस माइनस √3/2 आ रहा है। तो इसके बहुत सारे आंसर बन सकते हैं, 5 की बहुत सारी वैल्यूज मिलेंगी। हाँ, एक वैल्यू आप कितना बोले, 60 डिग्री। अच्छा, और क्या क्या वैल्यूज होती है 60 के अलावा। ठीक है, 60 डिग्री आंसर आएगा, बट 60 डिग्री के अलावा भी आंसर आ सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री में। और भी तो एंगल्स हो गए हैं जहां पर कॉस की वैल्यू √3/2 आती होगी प्लस माइनस में। 150 नहीं, 150 पे तो नहीं आएगा है, 120 पे नहीं आएगा। सर मैं 2 पाई ऐड करते हैं। होता है ऐसा, हाँ सही बता, वो ट्रिग्नोमेट्री में इसका एक चैप्टर है यार। ट्रिग्नोमेट्री में इसका एक चैप्टर है पूरा, जिसमें आप एन के फॉर्म में निकालते हो सोल्यूशन। हाँ, मुझे याद नहीं आ रहा तब, लेकिन आप ठीक ठीक देख लीजिएगा उसके हिसाब से। ठीक है, हो गया क्लियर है। अगला क्वेश्चन जल्दी देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन। इन YDSE, next question, in YDSE, if we close one slit, if we close one slit, if we close one slit, then intensity at then intensity at then intensity at y equals to d lambda by small d changes by fill in the blanks and percentage. तो पहले आप ये पता लगाओ y इक्वल टू डी लैम्डा बाई डी कौन सा होता है, कहाँ क्या होता है यहाँ पर, ये किसकी पोजीशन है, ये मैक्सिमा था ना यात्री, फर्स्ट मैक्सिमा था ये। तो वो कह रहे हैं कि अगर आप दोनों स्लिट में से एक स्लिट बंद कर दोगे तो वहां पर इंटेंसिटी कितने % से चेंज होगी। तो ये बताइए, जब दोनों स्लिट्स ऑन है हमारे पास, बोथ स्लिट्स ऑन, तो एट y इक्वल टू डी लैम्डा बाई डी मैक्सिमा आ रहा है ना, यानी इंटेंसिटी 4 आई नॉट आएगी इसमें। वही तो मैक्सिमम वाला पॉइंट है। एक स्लिट ऑफ कर दो आप, वन स्लिट ऑफ, अब तो सिंगल स्लिट बचा, वो इंटरफेरेंस तो होगा नहीं। अब इंटरफेरेंस के लिए दो वेव चाहिए, दो स्लिट चाहिए, एक स्लिट बंद कर दिया तो आपने एक तरीके से इंटरफेरेंस ही हटा दिया। तो जब इंटरफेरेंस हट गया तो फिर तो इंटेंसिटी एक सिंगल वेव की आ जाएगी। नाउ देयर इज नो इंटरफेरेंस। तो कितना चेंज हो गया, पहले 4 आई नॉट था, अब वो आई नॉट हो गया। चेंज कितना हुआ परसेंट में, 4 आई नॉट से आई नॉट हो गया ना, मतलब कि 3 आई नॉट कम हो गया।
और था कितना 4 आई नॉट, तो चेंज हुआ 3 आई नॉट और था वो 4 आई नॉट, तो 3 आई नॉट डिवाइडेड बाय 4 आई नॉट 75%, माइनस 75% बोल दिए, माइनस से बेसिकली ये मालूम चल जाएगा कम हो गया, 75% कम हो गया, तो 75% से डिक्रीज हो गई। दोनों स्लिट ऑफ कर देंगे तो खैर बहुत मतलब नॉनसेंस वाला क्वेश्चन है, बट फिर भी दोनों स्लिट्स ऑफ कर देंगे बचेगा ही नहीं, जीरो हो गया, तो इनफाइनाइट परसेंट हो गया, मतलब 100% अब देखो अब इसी क्वेश्चन में पूरा क्वेश्चन मत लिखिए, व्हाट अबाउट, देखिए व्हाट अबाउट y इक्वल्स टू डी लैम्डा बाई 2d, वहां पर क्या होगा? सेम क्वेश्चन है कि जब दो में से एक स्लिट बंद कर देंगे तो y इक्वल्स टू डी लैम्डा बाई 2d, उस पॉइंट पर क्या हो जाएगा? तो उस पॉइंट पर पहले क्या था, कौन सा पॉइंट होता है यहाँ पर? मिनिमा वाला पॉइंट है। मिनिमम। तो जब दोनों स्लिट्स रही होंगी तो वहां तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा था, वहां तो जीरो इंटेंसिटी थी। अब आई नॉट हो गई, यानी कि बढ़ गई, क्योंकि दोनों स्लिट्स थी तो वहां जीरो था, एक के आने से आई नॉट हो गया। चेंजेस बाय मैग्नीट्यूड में आई नॉट प्लस आई नॉट, और परसेंटेज में इनफाइनाइट परसेंट। इनफाइनाइट ग्रोथ नहीं हो गई, जीरो से अचानक क्या पहुंच गया, तो परसेंट में तो इनफाइनाइट हो गया। नॉन जीरो वैल्यू जीरो का तो इनफाइनाइट परसेंट हो, तो इनफाइनाइट परसेंट ग्रोथ हो गई इसमें। भले मानो कि लोगों का कॉमन सेंस है, कॉमन सेंस नहीं बोलना चाहिए उसे, बेवकूफी वाला सेंस है कि लोगों को ऐसा लगता है कि दो स्लिट में से एक बंद कर देंगे तो इंटेंसिटी कम हो जाएगी, तो मतलब वो लोग ऐसे सोचते हैं कि दो दो बल्ब जलेंगे तो लाइट ज्यादा आएगी, एक बल्ब जलेगा तो कम हो जाएगी। इंटरफेरेंस उसका उल्टा है, जब दो थे तब जीरो था, एक से आ रहा है। अच्छा, ये दो तो हमारे फेमस पॉइंट्स थे जिसके बारे में हमें पता है कि मैक्सिमम मिनिमा है। कभी कभी क्या होता है कि एक रैंडम पॉइंट दे देते हैं, फॉर एग्जांपल देखिए व्हाट अबाउट y इक्वल्स टू डी लैम्डा बाय 4d। अब ये पॉइंट उस टेबल में है ही, व्हाट अबाउट y इक्वल्स टू डी लैम्डा बाय 4d, तो अब ये पॉइंट ना तो मैक्सिमा का होता है ना तो मिनिमा का होता है, इसके बारे में कैसे बात कीजिए? देखिए हम लोगों ने इसी चैप्टर के बीच में कुछ और डेरिवेशंस भी की थी, जिसमें एक डेरिवेशन हमने किया था पाई इक्वल्स टू 2 पाई बाय लैम्डा एंड डी साइन थीटा, डेरिवेशन किया था ये वाला। हमने क्या कहा था कि जरूरत पड़ने पर आप साइन थीटा को क्या कर सकते हो, जरूरत पड़ने पर साइन थीटा को रिप्लेस करके टैन थीटा लिख सकते हैं, और टैन थीटा को रिप्लेस करके वाई अपॉन कैपिटल डी लिख सकते हैं। तो वाई इक्वल्स टू डी लैम्डा बाय 4d, इसके करस्पॉन्डिंग फाई की क्या वैल्यू बनेगी? वाई की इस वैल्यू के करस्पॉन्डिंगली फाई की वैल्यू, तो करोगे क्या आप, साइन थीटा को रिप्लेस करें वाई अपॉन कैपिटल डी, और वाई की जगह रिप्लेस करें डी लैम्डा बाई 4d।
तो ये सब कुछ करने के बाद अब फाई की क्या वैल्यू बनेगी देखिए, मतलब दिस पॉइंट करस्पॉन्ड्स टू अ फेज डिफरेंस ऑफ, तो साइन थीटा की जगह y अपॉन कैपिटल डी और y की जगह ये वैल्यू, तो मेरे ख्याल से फाई जो आ रहा होगा वो 90 डिग्री आ रहा होगा। दिस इज फाई इक्वल्स टू 90 डिग्री। और अभी हम लोगों ने एक रिजल्ट और पढ़ा था कि जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी होती है वो होती है 4 आई नॉट, जो कि मैक्सिमम इंटेंसिटी है। आई मैक्स एक तरीके से है ये, एंड देन कॉस स्क्वायर फाई बाई 2। समझते किस तरफ जाना तुम्हें, कि अब आप y की कोई भी वैल्यू दोगे अगर, तो उस y की वैल्यू के करस्पॉन्डिंगली फाई कैलकुलेट कर देंगे और फाई से हम इंटेंसिटी निकाल लेंगे कितनी। अगर फाई 90 डिग्री आ रहा है और ये फॉर्मूला है, तो फाई को 90 डिग्री रखिएगा, जीरो नहीं आएगा भाई, 90/2 हो जाएगा। ये यही सब एग्जाम में गलतियां होती है। ये कॉस स्क्वायर 45 हो जाएगा 1/√2 का स्क्वायर, मतलब 2 आई नॉट आ जाएगा। तो इसका मतलब डी लैम्डा बाई 4d पर इंटेंसिटी 2 आई नॉट, और 8 स्लिट ऑफ कर दोगे तो वो आई नॉट हो जाएगी, 2 आई नॉट से आई नॉट हो गई। चेंज कितना हुआ परसेंट में, चेंजेस बाय माइनस आई नॉट, और परसेंटेज में 2 आई नॉट से घट करके आई नॉट हो गया, मतलब वैल्यू आधी रह गई, 100 से 50 पे आ गए, 50% माइनस ऑफ 50%, 50% डिक्रीज हुआ है। तो कभी कभी ऑप्शन ऐसे भी फंसा देते हैं, 50% तो दो ऑप्शन में लिख देते हैं, एक में लिख देते हैं 50% इंक्रीज, एक में लिख देते हैं 50% डिक्रीज, फंस गए, प्लस माइनस नहीं फंस गए। ठीक है, तो इतना करो रिवाइज, फिर उसके बाद वाईडीएसी का थोड़ा एडवांस वाला पोर्शन कल बताएंगे।